पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये लाडले बन के आगे, बाकियों को तो यार लाडले बनाते रहे आप। 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेके अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले तो जिनको जरूरत है ना वो लाडला बनने की, वो लाडला बने। हमें जरूरत है आवाम के पास जाने की, हम आवाम के पास जाए। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते। इस मुल्क को खराब किया किसने, इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया किसने? हम यहाँ तो सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी सूरत में नहीं थे। ये पहले से एक फैसला शुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है। इतने ज्यादा सबूत हैं कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। गालम गलोच की सियासत नहीं आती, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आती, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस टाइम कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। कभी एहतसाब की बात करते हैं और कभी मुफाहमत की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए और मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना है। लेकिन आज एक बार फिर दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश और इस हवाले से बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है 2013-2018 में लाडले मुंतखब हुए, 2024 में लाडलों को नहीं आने देंगे। ऐसी पूरी सूरत हाल में मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसाइल का शिकार हमें दिखाई दे रही है। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में केस की समाअत हुई और 12 दिसंबर के लिए नोटिस हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है IPP नुमा है खुरम रोखड़ी साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं। रोखड़ी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आपकी क़यादत पहले ये नारा था, आपका ये बयानिया था कि किसी से इल्हाक नहीं होगा, IPP नई जमात है, नौज़ायदा जमात है, ख़ुद से इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी हो गई, तनकीद कर रहे थे आप मुसबिक नून पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, लेकिन अब उन्हीं के साथ इल्हाक की तरफ जा रहे हैं, नून लीग के साथ। सर देखें, मुलाकातों को एक तो हतमी रिजल्ट ना निकालिए, दूसरा यह है कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि इल्हाक ही की हुकूमत बनेगी। हमारा तो ये मौक़िफ़ रहा है कि आप सूबों में भी कोलेशन की गवर्नमेंट के बगैर नहीं आ सकते। इल्हाक का टाइम क्या होता है वो डिपेंड करता होता है कि इल्हाक आप किस टाइम पे करते हैं, प्लस आपके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और कौन सा मौका किस कबूलियत का है, ये चीज़ होती है। टाइमिंग्स मैटर करती है। हमारा तो पहले से मौक़िफ़ रहा है कि बाद इलेक्शन इत्तेहाद होंगे। आपकी कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि क्लियर मैंडेट लेकर एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ, चाहे सेंटर में गवर्नमेंट बनाए चाहे और प्रोविंसेस में बनाए, बाद इलेक्शन इत्तेहाद होंगे और उनकी होगा। और अगर कोई लीडरशिप मिलती है तो ये पॉलिटिक्स हक को बातिल तो है नहीं कि आप एक ऐसी लाइन लगा दें कि दूसरे के लिए इतनी क्रिएट हो जाए कि अगर कोई मिले तो उसको समझा जाए कि एक बहुत बड़ा पता नहीं जुर्म हो गया। ये कोई जुर्म नहीं है। आपके लिए मुल्क अहम होना चाहिए और आपकी प्रायोरिटीज ठीक होनी चाहिए। लेकिन आप इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं। इस टाइम जब हम आपसे बात कर रहे हैं, नून लीग की क़यादत जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठी है, बिफोर इलेक्शन इत्तेहाद कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। सर वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस एट द मोमेंट, लेकिन आगे क्या होता है, लीडरशिप क्या करती है, हम अपना एक कंसर्न लाजमी शो करते हैं। और हमारी ऐसी पार्टी है या हम वो लोग हैं जो अपना कंसर्न ऐलानिया शो करेंगे। डिसीजंस क्या होगा उसके अंदर मिल बैठ के डिसीजंस होंगे। और क्या कोई डिसीजन हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि जी असली आप नाराज हो गए और अब हम जाने मुल्क छोड़ के जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो पार्टीज बड़ी लीडरशिप डिसीजंस लेती है। हमारे जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद किसी भी पार्टी से, हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है या अच्छी है कि हमारा इत्तेहाद बाद इलेक्शन होना चाहिए। और लोकल इत्तेहाद भी होते हैं, इलेक्शन की रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं। चलिए, हमें प्रोग्राम में निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया, इसके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। निहाल साहब, आज मियां साहब ने दोबारा बात की है, दूध का दूध पानी का पानी करना है। ये एहतसाब कब होगा, किसका होगा और ये कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को बात करने पे तो पाबंदी नहीं है समर भाई, बात करना चाहिए और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के आवाम के बेहतरी के लिए जो सच बात है, जो सही बात है वो करनी चाहिए ताकि हम अपना मुस्तकबिल बेहतर तौर पे आगे लेके जा सकें।
हम माजी में अगर कोई हमसे कोताहियाँ हो गई हैं, गलती हो गई हैं, नाराज़गियाँ हो गई हैं, उसे हम दूर करें। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ये ट्रूथ और फैक्ट के ऊपर बेस होना चाहिए। तो मियाँ साहब ने एक पाकिस्तान के पूरी दुनिया, मियाँ साहब नहीं पूरी दुनिया पूछती है कि व्हाट इज़ द कॉजेज़ एंड रीजंस ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमिक फेलियर, व्हाट इज़ द कॉजेज़ एंड रीजंस ऑफ पाकिस्तान्स स्लो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो तो हमें भी पता होना चाहिए ना। पाकिस्तान के अवाम इसका हक रखते हैं, जमहूरी है, 24 करोड़ लोग इस मुल्क के शेयर होल्डर हैं और उन लीडर्स का काम होता है कि वो आगाही दे अपने क़यादत, अपने अवाम को और उनको ऑन बोर्ड रखे। तभी तो हम बात करते हैं कि हम लोगों से बराह रास्त बात करते हैं, लोगों को बराह रास्त अपने कॉन्फिडेंस है, लोगों को बराह रास्त ये पता होना चाहिए कि उनकी कमज़ोरी और उनकी ताकत क्या है, उनसे कहाँ गलती होगी, कहाँ कोताही होगी। मिन हैसुल क़ौम हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अमल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये बार बार बयानिए में तब्दीली क्यों आ रही है, कन्फ्यूजन क्यों है? कभी कहते हैं मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिए हैं और इकॉनमी को रिवाइव करना है, या जो चीज़ें जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी करनी है, और कभी एक बार फिर एहतसाब की बात करते हैं, फिर दोबारा लोगों के नाम लिए जाते हैं। नहीं, हमने कोई बयानिया छोड़ा नहीं है, हमारे सारे बयानिया एज इट इज़ इंटैक्ट है, ऑपरेशनल है। वोट को इज्जत दो तो वोट को इज्जत दो, इलेक्शन होगा तो हम वोट को इज्जत देंगे और अपने लोग अपने मुंतखब हुकूमत को, अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए बात करेंगे। तो वोट को इज्जत देने वाली जो हमारा बयानिया वो आज भी इंटैक्ट है और इंशाल्लाह रहेगा। अब अगर हुकूमत आती है तो हुकूमत इसलिए तो नहीं हम लेके आते हैं कि हम मार धार या ताकत का अपना सरचश्मा अपने आप को बनाएंगे। आवाम होती है, आवाम क्या चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, महंगाई का खात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, उसके इलाके में डेवलपमेंट का काम हो, उसकी यहाँ सड़कों का जाल बिछे जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी यहाँ उसके घर तक पानी पहुँचे जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके घरों में अंधेरा ना हो, बिजली घर हो, बिजली वाफिर हो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके बच्चों के हाथ में असला ना हो, डंडा ना हो, हाथ में उसके पाकिस्तान का झंडा और लैपटॉप हो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम ये काम करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी तजारत फ़रोग हो, उनका कारोबार फ़रोग हो, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मियाँ साहब ने कहाँ कहा है कि हम अल्लाह के आगे सुपुर्द जो छोड़ा है हम वो नहीं, हमने माफ कर दिया सबको, दिल से माफ कर दिया, सबको दिल से माफ कर दिया। लेकिन दोबारा से वही ग्रजेस, दोबारा से वही बयानात दोबारा से सामने आ जाते हैं ना, फिर दोबारा जख्म जो है वो ताज़ा कर देते हैं आप सारे के सारे। नहीं, नहीं, बयान देखिए हसन मुर्तज़ा साहब जरा शामिल कर लेते हैं। काम करें आप तारीख के सफ़ात से, आप तारीख के सफ़ात से, अपने अखबारात से, रसायल से, अपने टॉक शो से वो सारी चीज़ें हदफ कर दें। जो हो चुका है उसे हम और आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हम तारीख में भी हर चीज़ सही लिखते हैं। हम बताएं आज दुनिया को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हम क्या बता सकते हैं लोगों को कि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हम क्या बता सकते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हुई। हम बताना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है लोगों को। अहमद वैद साहब आप बता दें, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और वो अपना पूरा फ्यूचर प्लान दे रहे हैं, आने वाली गवर्नमेंट का नक्शा बता रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल करेगी। आप लोग तनकीद कर रहे हैं। देखिए अभी बड़ी उनका सारा मुस्तकबिल पास्ट जो है हमारे सामने है कि उन्होंने क्या किया पास्ट में, और आवाम के पास इसीलिए उनके पास कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो क्या लेके जाएं आवाम के पास, आवाम किस तरह उनकी बात के ऊपर यकीन करेंगे। ये वही जहाँ पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ, तो करप्शन के चार्ज के ऊपर इनको फारिग किया गया पूरे टेन्योर मुकम्मल करने से पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया करप्शन का चार्ज इनके ऊपर। उसके बाद इन्होंने सन 80 से लेकर सन 90 तक जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अपने जो टैक्स रिटर्न जमा कराई थी उसकी आप देखिए 8,000, 9,000, 7,000, 4,000 ये एनुअल रिटर्न थी इनकी। और आप सोच खुद, उसके बाद इनके बाद अगला दौर आया 97 में, तो 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया जब इनके ऊपर कंटेम में वो देखा कि वो इनको वो सज़ा दे देंगे शायद चीफ जस्टिस साहब, तो इन्होंने बाकायदा हमला किया। और ना सिर्फ हमला किया, गौहर अयूब साहब की किताब में लिखा हुआ है कि इन्होंने उनको कहा कि मियाँ गौहर साहब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं एक रात के लिए जस्टिस सजाद अली शाह जो चीफ जस्टिस है इनको जेल में बंद कर दूँ। इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने लिखा हुआ ये
तो ये उनकी जहनीत है, डिस्पोटिक जहनीत। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये तीसरी दफ़ा फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ करके परवेज़ मुशर्रफ से अपने एसेट बचा के और अपनी चीज़ें बचा के यहाँ से 10 साल के लिए बाहर चले गए। बाहर से वापस आते हैं और फिर आके जब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर वो पनामा का केस में एक एक एविडेंस पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसमें करप्शन के जो इनके ऊपर है। यानी आप देखिए कि मुल्क इस गरीब हो गया, ये दोनों भाई अमीर हो गए। फील्ड की जाए उनकी प्रॉपर्टी देख लें, उनकी अजीज़िया की प्रॉपर्टी देख लें और उनके टैक्स रिटर्न देख लें। तो इन्होंने तो, और फिर आप देखिए और एक और वाक़या बताता हूँ आपको। 2015 में ये जाते हैं यूएनओ का सेशन अटेंड करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पे यानी ये पॉवर्टी लाइन उस वक्त पाकिस्तान की जो थी वो तकरीबन 43% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे उस वक्त। इसका मतलब है तकरीबन 10 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। और ये जाते हैं एक नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से और वहाँ $9,500 पर डे के ऊपर कमरा लेके रहते हैं। ये वाला इल्जाम तो बाकी सियासी जमातों के कायदीन पे है, बल्कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, वो भी जिन होटल्स में रहे हैं, बिलावल साहब भी दौरों पे गए हैं जिन होटल्स में रहते रहे हैं, और बाद में इस तरह की बातें की गई कि अपनी पॉकेट से उन्होंने सारे के सारे जो बिल है वो अदा किए। चले ये हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी लेते हैं। जस्टिफाई करती नहीं, वो सारों का वतीरा कम से कम यही रहा। हसन मुर्तज़ा साहब से नहीं बात कर लेना। मुर्तज़ा साहब, आप लाडली जमात क्यों कह रहे हैं नून लीग को? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। निहाल हाशमी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे सीनियर हैं, और उनकी मौजूदगी आपने सवाल पूछा है और वो भी मैं समझता हूँ कि लाडला होना या लाडला प्लस की जो तारीफ है वो बताएंगे। गुजारिश ये है कि जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही हो, जो स्पेशल प्रोटोकॉल्स रखता हो, लेता हो, वो लाडला ही है तो मिलते हैं। बाकी तो प्राइम मिनिस्टर इस पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान भी थे, जुल्फकार अली भुट्टो भी थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी थी। क्या अंजाम हुआ? छोटे सूबों में इस सूबे ने लाशें भेजी, ताबूत भेजे, और जो लाडला होता है या लाडला प्लस होता है उसके साथ जो ट्रीटमेंट होती है, जब वो चाहता है वो बाहर के मुल्क में चला जाता है, जब वो वापस आता है तो एक प्रोटोकॉल के साथ आता है, उसको एयरपोर्ट पे रिसीव किया जाता है, उसको लंदन से रवानगी के वक्त जो है वो सफारत का चढ़ाने आता है, फिर उसकी जो ऑडियोज आती हैं वो भी दुनिया सुनती है, फिर यहाँ पे जो नादरा की ट्रीटमेंट होती है, जो फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स हो रहे होते हैं, या जिस तरीके से केसेस वाइंड अप हो रहे होते हैं, जिस तरीके से पंजाब की अबूरी हुकूमत, आरजी हुकूमत, जो इस मुल्क के खजाने पर बोझ है, जिनको माँ सिवाय रोज के काम काज के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते, शफाफ इलेक्शन करवाना उनमें भी उन्हें इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है, खुद उन्होंने कुछ नहीं करना, फैसिलिटेट करना है। वो यहाँ बैठे हैं मौजों से, वो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, उनके मुकदमात जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये लाडला प्लस कहने पे मजबूर करती है। बाकी मियाँ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एक सियासी शख्सियत हैं, एक पार्टी के रहनुमा हैं, इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, वो काबिल एहतराम है। लेकिन जब एक आम शहरी से हटकर ट्रीटमेंट होगी तो फिर उन्हें लाडला कहेंगे। और जब आप ये देखें कि दायमी वारंट जिसे कहते हैं, जब वो जारी हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई कानून उसको कोई अदालत इंटरिम दे सकती है। उसने अदालत में सरेंडर करना है, अदालत उन्हें जेल भेजेगी, जेल से बेशक दूसरे दिन रिलीफ मिल जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि इन अदालतों का मजाक 2018 में जिन्हें लाया गया उन्होंने भी उड़ाया। वो इसी लेकिन अदालतों का तो इशू है ना कि जब मर्जी के फैसले आते हैं तो हर कोई तारीफ करता है, मर्जी के फैसले नहीं आते तो हर कोई तनकीद का निशाना भी बनाता है। खुरम रोकड़ी साहब से थोड़ा सा उनको शामिल गुफ्तगू कर लें। रोकड़ी साहब, ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं, आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं, इलेक्शन हो रहे हैं? सर, हम फुल टाइम अपनी फील्ड में हैं। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम तमाम को कहते हैं कि छोड़े एक दूसरे के ऊपर ताने मारना या एक दूसरे के ऊपर। शाह साहब तो मेरे वैसे मुझे पसंद है,
इन चीज़ों से आगे निकलें, अपने अपने फील्ड में काम करें, इलेक्शन की तैयारी करें और कोई एक अच्छा मैंडेट लेके लोगों के पास जाएं और उनको कन्विंस करें कि हम अपनी ज़ात से हटकर, अपनी ज़ात से बढ़कर पाकिस्तान का भी सोचते हैं और हम साथ लोगों को ये यकीन दिलाएं कि हम जो है अगला आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएंगे ताकि ये जो MNA है ये गली नाली की सियासत से निकलकर, थाना कचहरी से निकलकर मुल्क के लिए कुछ सोचना शुरू करें और हम लोगों को ये बताएं कि हमारी जो अगली गवर्नमेंट होगी, हम जो भी मिनिस्टर्स लगाएंगे किसी भी जगह पर वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लगाएंगे, उस बंदे को लगाएंगे जिसको काम आता होगा, जिसको फाइल पढ़नी भी आती होगी और जिसको ब्यूरोक्रेसी डील करनी भी आती होगी। ये है हमारे करने के काम। हम इन चीजों से थोड़ा सा आगे निकल कर जब सोचेंगे और जरा देख लें कि दुनिया क्या कर रही है दाएं बाएं और हम इदारों को मजबूत बनाने की बात करें, हम इदारों को नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन से बचाने की कोशिश करें। लेट्स गिव होप टू द पीपल। लोगों को उम्मीद की जरूरत है। लोगों का जो ट्रस्ट सारा उठ चुका है और लोग जिस केओस के दौर से गुजरकर होप्स की बात कर रहे हैं, आवाम की उम्मीद की बात कर रहे हैं। आपको नून लीग से क्या उम्मीद है, कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाएगी? जिस तरह हमने देखा काफ लीग 2 नेशनल और 3 सूबाई असेंबली की सीटों पर मान गई है, आपके साथ क्या है, कितनी सीटें इलाक होगा? सर अभी एक चीज आप वो सवाल कर रहे हैं जो अभी एक चीज शुरू ही नहीं हुई है, तो उस चीज को इस वक्त डिस्कस करना बनता नहीं है। मैं तो PPP के साथ भी एडजस्टमेंट के ऊपर उनके साथ बात कर चुका हूं कि पंजाब में हो सकता है हमें पंजाब की गवर्नमेंट बनाने के लिए PPP की। चले आप ये कह रहे हैं कि ये बिफोर टाइम इन चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी क़यादत, आपके जो पार्टी के सदर हैं अलीम खान साहब, उन्होंने नून लीग के साथ या किसी जमात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये जरा शॉर्ट सुन लें, ये जरा क्लिप सुन लें, ये मुलाहिजा करें कि अलीम खान साहब क्या फरमा रहे हैं। ये आपकी पार्टी के सदर फरमा रहे हैं कि एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन आज आपके जो राजमा है नहीं, मैं क्या अलीम खान के बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूं या रिजेक्ट करता हूं? मैं तो एंडोर्स कर रहा हूं। हम तो ये चीज कहते हैं, लेकिन हम दूसरी पार्टीज को कोई दुश्मन मुल्क की फौज नहीं समझते कि हमने वहां पे बॉर्डर पे खड़े होकर उनके साथ गोलियां चलानी है। ना हम लोगों को डिवाइड इस सूरत में करना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर दें। हम तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि, और मैं भी इस चीज का कायल हूं, उन पॉलिटिशियंस में से हूं जो ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद डेफिनेटली आपने जाके इत्तेहाद बनाने हैं। आपकी तो सूबों में भी कोलिशन की गवर्नमेंट आएगी। तो इन अलीम खान के पॉइंट को मैं तो एंडोर्स करता हूं। इसमें बुरी कौन सी बात की है उन्होंने? चलिए अहमद अवैस साहब, आप बताएं, ये कोलिशंस बन रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चल रही है, आप लोग मसाइल का शिकार हैं, केसेस इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे आपको जारी हो गया है। देखिए बात यह है कि पूरी कोशिश है इस एस्टेब्लिशमेंट की और उसका बगल बच्चा जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन की पार्शलिटी जिस अंदाज में डेमॉन्स्ट्रेट अथॉरिटेटिवली इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट की है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और ओवरऑल भी मुल्क में हर अदारे के सामने, कि वो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आउस्ट करना चाहते हैं, इलेक्शन की एक्टिविटी से बाहर रखना चाहते हैं और कोई ना कोई हीले बहाने से वो चाहते हैं कि ये पार्टिसिपेट ना कर सके और उसके रास्ते में एक इम्पेडिमेंट, एक जो है रुकावटें खड़ा कर रहे हैं। ईवल प्लेइंग ग्राउंड जो है, क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। आप देखें कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। एक तरफ एक कॉन्विक्ट और एक फ्यूजिटिव लॉ, उसको बेल अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अदा कर दे दी गई और कॉर्नर मीटिंग्स भी की है, वर्कर कन्वेंशन भी किए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद भी किया है। इजाज़त है आपको? लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके लिए भी? जी उसका नहीं जी, अभी एक किया है, उसमें भी पकड़ दकड़ की है उन्होंने, उसके भी लोगों के घरों में छापे मारे हैं जाके। और पंजाब में तो वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। कल परसों की बात है, यहाँ हमारे यहाँ लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वो जमील भट्टी साहब, उन्होंने अपने फार्म हाउस के ऊपर एक छोटा सा एक गैदरिंग की हुई थी पार्टी वर्कर्स की, और वहाँ पे जाके पुलिस पहुँची है, उन्होंने उनका घर की तोड़ फोड़ कर दी है, बाकायदा तौर के ऊपर तोड़ा है उसको, शीशे तोड़ दिए और गेट तोड़ के अंदर दे क्रैश्ड इनटू। तो ये सूरत हाल जो है जहाँ पे आप पैदा कर रहे हैं, तो कहाँ गए फंडामेंटल राइट्स, कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन? और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को अगर कायम नहीं रखेंगे तो इसके नुकसानात के सबको भुगतना पड़ेगा। आप निहाल हाशमी साहब ये बताएं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है आईपीपी के साथ, कितनी सीटों पे बात चल रही है, कितना केक में से हिस्सा आईपीपी को देंगे, और इसे पंजाब तक होगी कि बाकी सूबों पे भी करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अवैस साहब की बात मैंने सुनी,
मुझे लगता है कि ओवैस साहब वकील बहुत मुनासिब हैं, बट ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। उन्होंने तारीख गलत बयान की। उन्होंने कहा कि 90s में करप्शन में निकाला गया, नहीं ऐसा नहीं, रिकॉर्ड अगर देख लें। दूसरी बात कहा गया कि लाडले और जजमेंट, क्या जजमेंट डीसी दे रहा है, कोई सेक्रेटरी दे रहा है, चीफ मिनिस्टर दे रहा है? काजी फाइज साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो दोनों जजमेंट्स नहीं पढ़ा गया जिसमें कहीं भी एक फूटी कौड़ी का करप्शन साबित नहीं होता है? कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोई ये जो एवन फील्ड का और वो फ्लैगशिप का हुआ, पढ़ लें उसको, जजमेंट पढ़ने के बाद कहें तो फिर ये साबित होता है कि मोहम्मद नवाज शरीफ एक सादिक भी हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर ये बात भी मैं बताता चलूं कि मेरे भाई ने कहा कि इनको किस बुनियाद पे वोट डाला जाएगा। नवाज शरीफ के ऊपर कोई 9 मई का चार्ज नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर कोई कश्मीर के सौदा करने का चार्ज नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर कोई उस तरह का चार्ज नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान के वैधानियत को, नवाज शरीफ पे ये चार्ज नहीं है कि उसने तमाम अपोजिशन को जेल में डाल दिया था। नवाज शरीफ पे ये चार्ज नहीं है कि उसने पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक तरफ कर दिया था। नवाज शरीफ पे ये चार्ज नहीं है कि वो बैरून मुल्क अमेरिका गए थे, और अगर गए थे तो अपने पॉकेट से वो होटल के खर्चे और शहबाज शरीफ साहब अदा करते हैं। नवाज शरीफ ये नहीं था कि अमेरिका में जाकर के वो कहते थे कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और पकड़ लूंगा और ये करूंगा। तो नवाज शरीफ का कोई मुआवजा नहीं है किसी और लीडर के साथ। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान को मोटरवे देता है, एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान को पोर्ट देता है, एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बनाता है, एक ऐसा आदमी जो सी पैक लेके आता है, एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के चारों इकाइयों को मिला के चलता है। तमाम सियासी जमात उनको साथ लेके चलना चाहता है, तमाम पाकिस्तानियों को इज्जत करना चाहता है। जज्बा उसका यह है कि किसी इंतकाम नहीं लेना चाहता है, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना चाहता है। सूबाई गवर्नमेंट ना होते हुए भी कराची में मोटरवे बनाता है, ग्रीन बस बनाता है, K4 के लिए स्कीम देता है, बिजली घर बना के देता है, हमारे नौजवानों को लैपटॉप देता है, लोगों को इज्जत और तकरीम से बात करता है, कभी अबे तबे नहीं करता है, नौजवानों के इखलाक को नहीं बिगाड़ता है, बदतमीजी नहीं सीखता है। वो तो उस आदमी का मुआवजा ये बड़ी आपने खूबियां बयान कर दी आपने बड़ी खूबियां बयान कर दी। जरा हसन मुर्तजा साहब से पूछ लेते हैं, बिगाड़ के रख दिया। हसन मुर्तजा साहब ये बता दें कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे कि जरदारी साहब सदर होंगे? आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। मेरे भाई कह रहे थे अमीर हो गए 73 में 1973 में उनकी फैमिली इतनी लैंडलॉर्ड थी, इतने सरमाएदार थे। चलिए ये हसन मुर्तजा साहब से पूछ लेते हैं ना जी। हसन मुर्तजा साहब, नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज हुआ था। वो गरीब लोग नहीं थे। मॉडल टाउन का घर 73 में नहीं 60 से बना हुआ किया था लाडले का, तो मैं उसका जवाब दे रहा था। तो रोकड़ी साहब कह रहे थे, बड़े मोहतरम है हमारे लिए, वो कह रहे थे कि इल्जाम तराशी, मैं तो कभी भी इल्जाम तराशी नहीं करता, और फिर नियाल साहब की मौजूदगी में सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हमारे बहुत ही सीनियर और काबिल एहतराम है, बड़े भाई है, नहीं हो सकती। गुजारिश ये है जी कि ये पार्टी का फैसला है और हम कारकुनों की भी आवाज है कि इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इस मुल्क के वो कम उम्र तरीन वजीर आजम जो है वो होंगे। इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन अभी तक उस तरह से तैयारी नजर नहीं आ रही। नून लीग जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर रही है, पार्टियों के साथ इलाहाक कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से कोई ना इत्तेहादी मिल रहा है, ना कोई सीट एडजस्टमेंट हो रही है। सिंध तक की महदूद नजर आ रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में ना लेट शुरू किया है ये टीवी वगैरह या मीडिया, हमने लेट ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कभी भी रिवायत नहीं रही है कि हम इत्तेहाद बनाएं, और हम इलेक्शन के बाद जो पार्लिमानी इत्तेहाद होते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर बनाती रही है। हमने कभी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा, लेकिन बड़े बड़े इलेक्टेबल्स, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े सियासी खानदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से उनको मिलाकर इलेक्शन लड़ती रही है। लेकिन अभी फिलहाल हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुल्तान की बात कर ले, सिर्फ गिलानी फैमिली है, रहीम यार खान की बात कर ले, मखदूम अहमद महमूद है, ये चंद एक बड़ी फैमिलीज आपके साथ है, लेकिन उस तरह से आप अपर पंजाब में उस तरह से प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। देखना आप गुस्से में आ गए हैं, नहीं बिल्कुल तो ना करें ना। मैंने जो कहा है मैंने गलत नहीं कहा, मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं आपको जानता हूं, आपने लेट शुरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं गुजारिश कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनाया तो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। अब आपके पास अगर कोई एविडेंस है, कोई सबूत है तो आप बता दें। अब आप बात को घुमाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में जा रही है और उसके साथ इत्तेहादी कोई नहीं है, तो वो मैं तो नहीं अपनी मौजूदगी में करने दूंगा। मैं बड़ी माजरत के साथ, अगर आपको मेरी बात पे कोई गुस्सा भी आए तो प्लीज आप जब भी बात करें अगले की भी जरूर सुने। बिल्कुल आप फरमाएं, आप अपना मौका रखें, बिल्कुल प्रोग्राम्स में आप इनवाइट करते हैं ना, तो अगर हम आते हैं तो हम भी आपके मेहमान हैं, आपको भी हमारा हक देना चाहिए कि ये बात कर सके। मैंने एक बात की है, अगर आपके पास मेरी बात गलत है तो कोई सबूत है तो आप लाएं, वो कहें कि यार ये तार तुमने बनाया था, बात खत्म हो जाएगी। इसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि सियासी खानदान आते हैं। हाँ, इलेक्टेबल्स आते हैं पार्टियों में, हमारी पार्टी में भी आए, आते रहेंगे, ये होता रहता है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगी। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। हम कैसे जा सकते हैं किसी के साथ इत्तेहाद के अंदर? हम पार्लियामान में हम सारों के साथ चले आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बिफोर इलेक्शन ही जब सियासी इत्तेहाद बन जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो आफ्टर इलेक्शन आपके साथ इत्तेहाद करने के लिए बचेगी कौन सी पार्टी, ये भी देखना होगा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके आपसे दोबारा होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अहमद अवैस साहब से बात करते हैं। अहमद साहब, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनको चकदरा KPK से गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, बहुत दिनों से ये कोशिश में लगे हुए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो ना सिर्फ एक्टिव थे बल्कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मोबिलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे। कोई एक हरकत आप बता दीजिए कि उन्होंने को गैर कानूनी की हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई बात की हो, या उन्होंने कोई नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात की हो कि जिससे कहा जा सके कि उन्होंने कोई अगेंस्ट स्टेट इंटरेस्ट कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं बता सकते, सिर्फ इसलिए कि उनको किसी सूरत पे ये जो है डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है कि वो इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से PTI को अलग रखा जाए, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो कैंडिडेट इलेक्शन में बनेंगे, उनको हरासा किया जाए और उनको इस सिचुएशन में पैदा कर दिया जाए, उनके ऊपर ऐसी सिचुएशन बना दी जाए कि वो इलेक्शन के अपने कैंडिडेट से भाग जाए और हिस्सा न लें इलेक्शन में। लेकिन आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक PTI के गले में फंसा हुआ है। वो जो देखी जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। देखे ना, एक ही उसका ऑब्जेक्शन करने वाला एक शख्स था, अकबर बाबर, और अकबर बाबर जो है वो PTI से ऑलरेडी उसको अलग कर चुके हुए, वो तो मुस्तकिल उनके साथ लड़ है, उनके खिलाफ, उनके चेयरमैन के खिलाफ, PTI के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ, हर जगह पे वो जो है उनको चैलेंज कर रहा है और उनके खिलाफ बात कर रहा है। उसके बाद अब वो आ जाए कि मैं, लेकिन आज हम भी कमरे अदालत में मौजूद थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, ये बताएं कि जो पूरा प्रोसीजर था उस पे आपने क्यों ऐसे सुखम छोड़े कि अकबर बाबर को मौका मिला कि इलेक्शन कमीशन में जाए? 20 रोज का आपके पास दिन थे, ठीक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? इलेक्शन बिल्कुल ठीक कराए हैं। इलेक्शन ठीक ना होता तो PTI की अंदर से जो इसके वर्कर्स हैं, जो इसके वोटर्स हैं, जो इसकी लीडरशिप है, वहां से आवाज उठती इनके खिलाफ कि ये देखो जो इन्होंने फेक इलेक्शन करवाए हैं। ये एक ऐसा आदमी जो है ये आवाज उठा रहा है कि जो अकबर बाबर अकेले नहीं है, 14 दीगर लोग भी हैं, उसमें आपके साबका टिकट होल्डर्स भी शामिल हैं, पार्टी के ओहदेदारान भी शामिल है। 14 दरखास्त है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। वो आप हैं जी, मैं आपको ये बात बताने लगा हूं। देखिए, उनका प्लान ये था, अकबर बाबर का प्लान ये था कि एक जगह पे ये सारा इकट्ठा एक इज्तिमा होगा जहां पे इलेक्शन करवाया जाएगा, और वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठकर पुलिस को साथ लेकर ये वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करेंगे, ख़राब करेंगे, और वहाँ पे फिर लाठीचार्ज होगी।
कुछ लोग जख्मी होंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ गिरफ्तार हो जाएंगे और शाम को खबर आ जाएगी कि ये इलेक्शन नहीं हो सके। ये तमाम का तमाम उनका जो प्रोग्राम था वो फिजल आउट हो गया, फेल हो गया और अब वो बैठे हुए अपने जख्म चाट रहे हैं। ये तो इस तरह भी आप बाकी सारी पार्टियों को देखें कैसे इलेक्शन हुए में, कंसेंसस है इलेक्शन है, किसी एक पार्टी को खोल के आप निकाल के देख लीजिए। ये तो एक तमाशा बनाया जा रहा है उसको अलग करने के लिए, सिंगल आउट करने के लिए। लेकिन अगर अभी इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस हो जाता है और ये केस पैरेलल चलता रहता है, आप बाहर कानून है, तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी? ठीक है, अगर वो इसी गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से वो आउट करना चाहते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस से इनको दूर बिठाना चाहते हैं, तो ये ऐसा होगा नहीं। ये सिचुएशन को खराब करेगा। ये अमन पाकिस्तान में एक पुरअमन इंतखाबात को और उनके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे और एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान सामने आएगा, डिस्टेबलाइज हुकूमत सामने बन के आएगी, क्योंकि जो एक्चुअली वो जो है मेजॉरिटी पार्टी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, वो ये फेक इलेक्शन होंगे। अच्छा, निहाल आशिफ साहब ये बताएं, जिस तरह अभी कह रहे हैं अहमद अवैस साहब के सारी सियासी बातें इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती हैं, अमूमन एक प्रेस रिलीज आ जाती है, जिस तरह JUI की आई, जिस तरह आप लोगों का इस्लामाबाद में जो जनरल बॉडी इजलास हुआ उसके अंदर मुंतखब किया गया क़यादत को, तो ये रूटीन तो यही है, रवायत तो यही है। अभी आप लोगों को इतराज़ क्यों है PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे? देखिए, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन और इनमें बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें हफ्तों पहले नोटिस दिया जाता है, हमारे जनरल काउंसलर पूरे पाकिस्तान से वो जमा होते हैं, वो 1400-1600 के लगभग हैं और वो आते हैं और उसके बाद जब नॉमिनेशन पेपर का डेट आता है, हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं, हमारी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होता है, विड्रॉल का डेट होता है। अब उसमें जब कारकुन जो एक साथ आपस में बैठते हैं वो कंसेंसस करते हैं कि नहीं, हमारी क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे, हमारे सदर शहबाज साहब होंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी हसन साहब होंगे, मरियम नवाज साहब होंगी या मरियम औरंगजेब। ये पार्टी आपस में 2 दिन 3 दिन से बैठ के हम इनवाइट भी करते हैं कि भाई अगर है किसी को शौक़ है, कोई समझता है, ज़्यादा बासलाहियत है। लोग सियासी कारकुन बड़े बाशऊर हैं, उनको पता है कि अगर मैं मरियम नवाज साहबा के सामने लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा तो नहीं। इसी तरह से हमारे लोग अपने नॉमिनेशन तो फाइल करते हैं, मगर जब वो पता चलता है कि नहीं, देखिए फैमिली की बाहर की बात नहीं है। मरियम नवाज जितनी मुतहर्रिक हैं, जितनी फाल हैं, जितनी उनकी फॉलोइंग है, जितनी उनकी कुर्बानी है, जितनी उनकी डिटर्मिनेशन है, अगर कोई उतनी डिटर्मिनेशन के साथ आए तो ज़रूर इलेक्शन लड़े और उसको मुकाबला करना चाहिए। मगर ये बात आपको भी पता है, हमें ही पता है, पूरा पाकिस्तान मीडिया के थ्रू देख रहा है कि जो पिछली हुकूमत में जिस जबर से वो गुजरी हैं, जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है जब उनके वालिद साहब जेल में थे और जेल से उनको गिरफ्तार कर गया सामने, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया जबर का, जिस तरह से फस्ताई कुव्वत का मुकाबला किया, उनके घर को भी बुलडोजर लेके गए थे गिराने के लिए, जो उनका घर नहीं है वो अपनी दादी के घर पे रहती हैं। तो हमने सारे सितम देखे हैं और उसके बाद जिस तरह से वो पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर रही थी, जिस तरह से कराची में उनके साथ वाक़यात पेश आए, तो वो एक दिलेर लेडी है, एक बोल्ड लेडी है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो अब वो हमारे कारकुन जब देखते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जी, हमारे लिए तो हमारे लीडर ज़्यादा मोहतरम है, हम इनका मुकाबला नहीं करते, हम इनको फॉलो करते हैं। चलें, अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मजीद ही बात, अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा मेहमानों से बात करते हैं। 12 दिसंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख में बड़ा अहम होने जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और एक साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सदारती रेफरेंस जो अदालती कत्ल के हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर समाअत करेगा। बड़ा अहम ये दिन होगा, तारीखी दिन होगा पाकिस्तान की तारीख में। निहाल हाशमी साहब, आप भी एहतसाब की बात करते हैं, अभी साइफर केस में बाजवा साहब भी आने को तैयार हैं और PTI भी एहतसाब की बात कर रही है, तो आप लोग इसको वेलकम करेंगे?
जी देखिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हर चीज़ को हम वेलकम करेंगे। 12 तारीख को एक और केस भी है। 12 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी अपील लगी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया में। कल मैं उस केस में था, मैं सारी प्रोसीडिंग देखी और 12 तारीख मेरे ख्याल से इस लिहाज से खासा अहम है, मंगल के दिन। तो हम जो भी देखिए, जो नाइंसाफ़ी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, जिस तरह से उनको नाहल किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर झूठे मुकदमा बनाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर JIT बनाया गया, जिस तरह से उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, जिस तरह से देखिए उनको बदनाम किया गया, उनको एक हुकूमत ने आई उससे चोर डाकू का। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब सही रास्ते की तरफ जा रहा है, ताकि किसी के ऊपर बेजा इल्ज़ाम ना लगे, किसी के ऊपर नाजायज़ तरीके से केस ना बनाया जाए, पाकिस्तान की जगहुसाई ना हो और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर। इदारे भी अपनी जवाब देने को तैयार बैठे हैं। जमहूर के अवाम को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना हिस्सा डालें, और जो पाकिस्तान के पीठ पे खंजर मार रहे हैं, जो पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गधे और घोड़े एक साथ नहीं जमा किया जा सकता है। जो लोग पाकिस्तान के इदारों पे पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन को निशाना बना दें, उनका और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुआवजा नहीं किया जा सकता। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, मिसाइल प्रोग्राम देते हैं, JF थंडर 7 देते हैं। उनका और उनके साथ नहीं जो लोग हमारे शहीदों की बेहरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं, पाकिस्तान के जो असास है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और अगर ये चीज़ें सामने आ गई है तो एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि आवाम को हक हासिल है कि वो अपने फैसले करने में हक बजानिब हो। उसको डार्क साइड भी दिखाया जाए और ब्राइट साइड भी दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि कब क्या होता रहे और कौन लोग पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ करते रहे, मजाक करते रहे, किन के साथ जुल्म किया गया, किन के साथ जबर हुआ और कौन लोग उन जालिमों के साथ थे। अहमद अवैस साहब, इस मामले पे तो आप सेम पेज पे नजर आ रहे हैं। आप भी एहतसाब की बात कर रहे हैं, नून लीग भी एहतसाब की बात कर रही है। बात सुनिए ना, ये क्या एहतसाब की बात कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ की एक ऐसी पोर्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट की जा रही है कि जैसे वो इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है। तो जब से सियासत में वो आए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जो है और पूरी डिटेल जो है, डॉक्यूमेंट्री डिटेल मौजूद है कि उन्होंने हर मौके पर कौमी ख़जाने पे हाथ मारा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उन्होंने, और यही उनकी सबसे, और इसी वजह से मुल्क गरीब हो गया और ये इतनी बड़ी जायदादें लेके अमीर हो गए। हुआ, दोनों केस में बरी हो गए, एक भी प्रूफ नहीं हुआ। जी मैं बता रहा हूँ भाई, DC ने नहीं छोड़ा है, जैसे बरी हो गए मैं बता रहा हूँ उनको जिन्होंने बरी किया है, सुनिए बात तो सुनिए ना, मुझे बात करने दे, आप मुझे बात करने दीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप वकील हैं सर, आप इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ बात सुनिए, जिसने मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल हकीकत की बात कर रहा हूँ, वो मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसके सारे मौजूद। आप जिस तरीके से उनकी बेल लेके उनको उनकी अपीलें जो है वो सुनिए तो सही, पूरी एविडेंस है, पूरे के डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद है। आप उनकी जैसे आसिफ सईद खोसा की जजमेंट पढ़ लें, कंप्लीट करने दें। एक मिनट मुझे बात तो करने दें पूरी। देखिए बात नहीं, आप मुझे बात करने नहीं देंगे तो मैं इस तरह नहीं छोड़ूंगा। प्लीज इनको खामोश कीजिए, मुझे बात करने दें। निहाल साहब एक बात करने दें, अहमद अवैस साहब को अपना जुमला मुकम्मल करने दें। ठीक कहते रहे हैं जी, वो ठीक कहते रहे हैं। देखिए ये अगर आप बोलेंगे इस तरह तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। अहमद साहब आप बात कीजिए, मैं बात मुकम्मल करें। आपने बोले तो मैं आपने इंटरफेयर नहीं किया मैंने, प्लीज। हाँ देखिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इंसाफ को कत्ल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उसको दफन भी किया, सुने अब मैं ये चाहता हूं, मैं तो ये कहूंगा कि एक कारपेट बिछाएं, उसके ऊपर एक बड़ी सी कुर्सी में मियां नवाज शरीफ को बिठाएं और यही चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है ना, वो करप्शन के बादशाह का ताज भी उनके सर पे पहना दें, फिर पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। चले जी निहाल साहब जवाब दे दे, आप बोल रहे थे पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है।
देखिए, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खनबा नोचे। एक भी जजमेंट ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई एक कनेक्टिविटी नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं हुआ, कोई चीज साबित नहीं हो सकी, एक फूटी कौड़ी का नहीं साबित हो सका। उनको कोई सादिक अमीन और जाली नहीं दिया गया डिग्री के सादिक है और अमीन है। उनको पाकिस्तान के अवाम ने, अल्लाह की जात ने ये बाइज्जत बरी करवाया। क्या पाकिस्तान की अदालतें कादी फायज ईसा के दौर में कंप्रोमाइज हो सकती है? फारूक साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अभी हुई है ना, कंप्रोमाइज हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो किया है वो सबके सामने है। आप आ जाए ना, ओपन कोर्ट ट्रायल हो रही है ना, ओपन कोर्ट ट्रायल है, सारा मीडिया मौजूद है वहां पे। आपके हामी भी मुखालिफ भी सारे उसको, कल वो अदालत में मुकदमा चल रहा था अल-अजीजिया का, वहां पे एक चीज की सबूत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ अल-अजीजिया के मलिकियत रखते हैं या एवेंफील्ड की मिलत, कहीं पर भी नहीं है। अहमद वैसा वैसे इन्हीं अदालतों ने सजाएं दी है, वहीं से अगर ये फेयर मुकदमा होता, इशू क्या है? इन्हीं अदालतों ने तो अरशद मलिक ने कहा था कि कुल बुनियाद पर उन्होंने फैसला दिया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिंदा है, उन्होंने कहा था कि क्या कहा गया था उनको? अहमद वैस साहब क्या कहा गया था? किसने कहा था? किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? आज मियां साहब ने नाम भी लिया है। बोलिए, ऐसे लॉफ्टी स्टेटमेंट ना दीजिए। अरे ऑन रिकॉर्ड नाम लेना, बताइए किसने कहा था? आप बता देना, आपके लाडले ने कहा था। बताइए तो सही ना, आप बताइए ना। आपको नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो किसी ने नहीं कहा। आपको अगर कुछ पता है तो बताइए। मियां साहब ने नाम लिया, फैज अली साहब का नाम लिया है। खान साहब जो है वो 2 साल मेहनत थी, मेहनत पे पानी फिर जाएगा, नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे नहीं ना, ऐसे लॉफ्टी स्टेटमेंट ना दें, आप रिकॉर्ड से बात करें। शौकत अजीज सिद्दीकी, बताइए क्यों निकाला गया? चले जी, आप मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।